करप्शन के खात्मे और शफाफियत पर यकीन रखती है। अगर हमें कम करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंश्योरेंस बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. साना हवेलियां को 24 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन 47 कीमती जानों के नुकसान का अभी तक यकीन नहीं आता। खासतौर पे जुनैद जमशेद के चले जाने को तो किसी भी पाकिस्तानी का दिल तस्लीम नहीं कर रहा। किसी भी पाकिस्तानी का दिल ये मानने को राजी नहीं कि जुनैद जमशेद अब हम में नहीं हैं। पूरा मुल्क सोग में डूबा हुआ है। कारोबारी जिंदगी चल तो रहा है, लेकिन दिल इंतहाई बोझल हैं। अब सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो भी शख्स जुनैद जमशेद को जानता था वो गम, सदमे और सोग की कैफियत में है। जुनैद जमशेद के कई दोस्त ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन जुनैद से उनकी कुछ ही रोज़ पहले बात हुई थी और ये लोग भी यकीन करने को तैयार नहीं हैं कि जुनैद जमशेद उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। जुनैद के एक बहुत ही पुराने और बहुत ही करीबी दोस्त इस वक्त अमेरिका से मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ रोज़ पहले ही जुनैद से बात हुई थी। सलमान अहमद, जो कि ख़ुद भी मारूफ गुलकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, और आप इस वक्त अमेरिका में हैं और मैं समझ सकती हूँ कि आपकी कैफियत क्या होगी, क्योंकि अमेरिका जाने से कुछ ही रोज़ पहले आपकी जुनैद जमशेद से बात हुई थी और वो उस वक्त चित्राल जाने की तैयारियों में थे। अजीब कैफियत है, समझ नहीं आ रही कि आपसे सवाल क्या किया जाए। सब सदमे की, गम की कैफियत में है। अब आपकी बात क्या हुई थी जुनैद जमशेद से आखिरी? जी अस्सलाम वालेकुम गरीदा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक अजीब सी कैफियत तारी है। मेरी जुनैद से चित्राल जाने से पहले बात हुई। जिस तरह हमेशा हम मिलते हैं, हर चीज़ के बारे में, हर मौजू के बारे में बात की, हंसी खुशी से आगे के प्लान्स बन रहे थे। और जिस तरह हमेशा हमारी होती है ना कि कभी कोई मायूसी का कोई आलम नहीं होता, कोई फिक्र का आलम नहीं होता, बस दोस्त, 30 साल पुराने हम दोस्त हैं। तो उस तरह मुलाकात हुई थी जब वो चित्राल जाने से पहले। और सलमान, आपको खबर कब मिली PK 661 के सानहे की? जी मैं कल फ्लाइट में था, ऑन माई वे टू न्यूयॉर्क। तो वो फ्लाइट पे वाईफाई था, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे लगाना है। तो वाईफाई पे जब मैं लगाया तो पहले 661 की खबर पड़ी। बहुत तकलीफ हुई कि इतने लोग, 48 लोग जो हैं वो PIA के प्लेन के ऊपर वो क्रैश कर गया। ये नहीं उसको पता था कि क्या जख्मी है, किस हालत में है। फिर थोड़ी देर के बाद नजर पड़ी तो जुनैद का भी बीच में नाम आया। अब बहुत ज्यादा मुझे फिक्र शुरू हुई, तो मैंने फिर ट्वीट किया, क्योंकि ट्विटर था वहां। मैंने कहा मुझे कोई बताए कि ये सच नहीं है। लेकिन फिर ट्विटर के जरिए मुझे पता लगना शुरू हुआ कि क्या हुआ। और फिर जब वाकई में यकीन हुआ कि ये सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, कि ये सच खबर है कि मेरा दोस्त अल्लाह को प्यारा हो गया, तो उस वक्त कोई 8 घंटे में जहाज में जो बैठा हूं, मैं जानता हूं कि किस तरह वो 8 घंटे गुजरे। और सारी मेरी 30 साल की यादें जो थी वो मेरे जहन में घूम रही थी। और जुनैद की आवाज, हम दुनिया में हर जगह फिरे हैं साथ, वो सारी चीजें अभी तक जो है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, अजीब सी कैफियत है कि आपसे मैं इंटरव्यू ये कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं है कि क्या वाकई हम जुनैद के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई ख्वाब तो नहीं है कोई? सलमान, ये कैफियत सिर्फ आपकी नहीं है, हर एक की यही कैफियत है। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि जुनैद जमशेद इतनी अचानक चले गए हैं, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, किसी को यकीन नहीं आ रहा। बल्कि अक्सर लोग जो भी मिल रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उन्हें एक उम्मीद है, झूठी उम्मीद सही, कि शायद जुनैद ने PK 661 बोर्ड ना की हो, शायद उनका नाम गलत हो, शायद वो किसी ऐसी जगह पे हो जहां उनके मोबाइल सिग्नल्स ना आ रहे हों। किसी को यकीन नहीं है कि जुनैद जमशेद जा चुके हैं। गरीदा, हम सब यही, मैं अभी जुनैद के बच्चों से और आयशा
हमारी तो बहुत पुरानी, मेरी वाइफ सबीना की दोस्ती आयशा के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है, और मेरे बच्चे जुनेद के बच्चों की एज के हैं सारे, सब एक शौक के अंदर है, एक शौक के आलम में कि ये हो क्या रहा है। लेकिन मैं इस वक्त ये कहूंगा आपको कि देखें, हमने दिल पाकिस्तान इस मुल्क को दिया एक तराना, वो बड़े मुश्किल वक्त में आमरीत की मुल्क के अंदर, और वो भी एक बहुत ही एक अजीब सी कैफियत थी। हमने नौजवानों को एक पैगाम दिया कि बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। आज भी मैं ये कहूंगा कि जुनेद अगर चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, हमें पाकिस्तानियों को जो जिस रुख की तरफ हम जाना चाहते हैं, जिस किस्म का हम मुल्क बनाना चाहते हैं, हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि जुनेद ने अपनी लाइफ के अंदर हमें 52 साल के अंदर उसने दिखाया कि हर लेवल में वो एक्सेलेंस उसकी थी। आर्ट्स कल्चर की लाइफ में, म्यूजिक टेलीविजन की लाइफ में वो एक सुपरस्टार थे, पार नन। अच्छा, फिर स्कॉलरशिप, दीनी स्कॉलरशिप में ही वाज अ सुपरस्टार, बार नन। फिर एक सामाजिक कारकुन की सफाई करना, चित्राल जैसी जगहों पे पूरी दुनिया में फिर के लोगों की खिदमत करना, ही वाज एक्सीलेंट। तो अगर मैं समझता हूं कि जुनेद जमशेद अगर एक ऐसी मिसाल छोड़ के गए हैं कि हमें सारों को, मतलब मैं तो और सिंगल पॉइंटेड हो गया हूं, क्योंकि अगर ये जुनेद के साथ हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो जितनी मेरी जिंदगी रहती है उसके अंदर मैं तो सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ अब मैं फोकस होके अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ रहा हूं और उस मीनिंग के तहत चलना चाहता हूं। सलमान, आपने दिल पाकिस्तान का जिक्र किया है, जो कि इंतहाई मकबूल कौमी नगमा एक आपने और जुनेद जमशेद ने और बाकी आपके साथियों ने मिलकर दिया, जो कि मैं कहूंगी इतना मकबूल हुआ कि जहां जहां कौमी तराना बजाया जाता है, जहां जहां कौमी तराना लोगों को याद है, वहीं पर दिल पाकिस्तान भी बजाया जाता है, और कौमी तराने की तरह ही लोगों को जबानी दिल पाकिस्तान भी याद है। ये आप लोगों की दोस्ती का ही करिश्मा था कि इतना मकबूल आप लोगों ने कौमी नगमा दिया। लेकिन जुनेद जमशेद ने जो अपना एक आखिरी गीत, जो अपना आखिरी एक कौमी नगमा दिया, एक चांद एक सितारा, वो भी आपके साथ दिया। आपने दिल पाकिस्तान के जरिए कौम को दिए गए पैगाम का जिक्र छेड़ा है, तो कुछ एक चांद एक सितारा के बारे में भी आपसे बात कर ली जाए कि वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका जुनेद जमशेद के साथ। लेकिन ये सवाल का जवाब देने से पहले सलमान, जरा हम एक याद ताजा कर लें एक चांद एक सितारा की, आपकी यादें भी ताजा हो जाएंगी जुनेद जमशेद के साथ। दिल तारा शाहकारा, चांद एक सितारा, दिलदारा, चांद सितारा, दिलदारा, शाहकारा, एक चांद एक सितारा। एक बात मगर प्यारों को बताना है, वो चांद हो या तारे सूरज को देखते हैं, सूरज तो तुम हो इसके अंदर बहुत सारी बीच में तूफान भी आए। मैंने वाइटल साइंस छोड़ दिया, जुनून अपना बैंड बनाया, जुनेद ने वाइटल साइंस छोड़ के सोलो किया, फिर उसके बाद अपने ये जो तबलीगी जमात को ज्वाइन किया। तो लोग बज़ाहिर तो हमें समझते थे कि शायद मैं एक फर्क रास्ते जा रहा हूं, जुनेद एक फर्क रास्ते पे जा रहा है, और हम बीच में कहीं मिल नहीं सकते, कहीं बात नहीं हो सकती। ऐसा कतन नहीं था। हम हमेशा दोस्त रहे हैं, और हमेशा पब्लिक लाइफ में अगर नहीं नजर आते थे तो प्राइवेटली तो हम जहां भी हैं हम मिलते थे। तो 2 साल पहले की बात है, मैं इधर ही जो ये न्यूयॉर्क का जो घर है, इसमें जुनेद का मुझे फोन आया कि सलमान मुझे कोई तर्ज चाहिए, तर्ज। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा कि तर्ज किसके लिए चाहिए? कहता है कि इस वक्त मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान को ना दिल पाकिस्तान की तरह का एक नया पैगाम देना है आज की जनरेशन के लिए। तो मैंने कंपोज किया था चांद सितारा,
जिसको शुएब मंसूर साहब ने उसके बोल लिखे थे। तो जब मैं पाकिस्तान गया तो हमने वही टीम जिसमें जुनेद, शहजाद, मैं और शुएब मंसूर साहब, हमने इसको कराची में रिकॉर्ड किया और ईद का दिन था, हम सुन रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सालों के बाद हम इकट्ठे हुए चारों, और ऐसा महसूस हो रहा था कि हम 20 साल के ही हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। हम वो जिस तरह एंजॉयमेंट होती है ना आर्टिस्ट की स्टूडियो में। तो उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर 2014 में ये APS का सानिया हो गया। अब हमने रियलाइज किया वो भी शदीद सदमा था पूरे पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए जाती तौर पे। मतलब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कभी हमारे किसी स्कूल के बच्चों को और असातिज़ा को इस तरह आके दहशतगर्दी से निशाना बनाया जाएगा। तो फिर हमने एक 5 मिनट की बनाई डॉक्यूमेंट्री, और उसके अंदर जो मेरी विजन है, जो जुनेद की विजन है, उसके अंदर हमने खुद नैरेट की है कि हम मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको क्या बताना चाहते हैं कि हम इस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से दूर जाएं और हम मिलके, इकट्ठे मिलके यूनिटी में अमन के रास्ते पे चलें। तो ये आखिरी बस जो मैंने आखिरी काम जो जुनेद के साथ किया, क्रिएटिव काम, वो चांद सितारा था। और अब ये जो आप बात कर रही हैं ना कि मेरी लास्ट बात कब हुई, लास्ट बात जब फोन पे हो रही थी, मुझे तो नहीं पता था कि लास्ट बात है, लेकिन वो मेरे से पूछ रहा था कि जुनून की 25वीं सालगिरह के लिए क्या सोचा है। तो मैंने कहा कि यार मैं टूर पे जाना चाहता हूँ, कॉन्सर्ट पे जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि यार फिर मेरा भी इस तरह करके चांद सितारा का एक बनना चाहिए। और फिर इसने ये भी मुझे बात कही, आखिरी ख्वाहिश जो जुनेद की थी, कि मैं अली अज़मत को भी कहूँ कि हमारे साथ जुड़े। अब उस वक्त मुझे, क्योंकि जुनेद भी काफी, आपको पता है कि ड्रामेटिक होके बातें करते हैं, तो मैंने इतनी बात पे तवज्जो नहीं दी। लेकिन कल से मेरे जहन पे जब मैं ये यादें मुझे आ रही हैं, उसकी बातें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ हमें ये नहीं कि सिर्फ जो मौसीकार हैं, हम सब पाकिस्तानियों को इंतहा पसंदी से दूर जाना है और पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, एक सेंटरिस्ट रास्ता बना के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अहमद, जुनैद जमशेद के करीबी दोस्त, बता रहे थे कि जब उनकी आखिरी बात हुई तो जुनैद जमशेद की आखिरी ख्वाहिश क्या थी, वो अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ मिलके अपनी आवाज़ के ज़रिए इस मुल्क से दहशतगर्दी के ख़ात्मे का एक और पैगाम देना चाहते थे। सानिहा बहुत बड़ा है, ना सिर्फ जुनैद जमशेद बल्कि तमाम 47 ज़िंदगियों के बिछड़ जाने का अभी तक यकीन नहीं हो रहा। लेकिन ये सानिहात होना, ये कब रुकेंगे पाकिस्तान में? इनका जिम्मेदार कौन है? इनकी तहकीकाती रिपोर्टें कब आएंगी? क्या ये पब्लिक होंगी और क्या ये वाकई सच्चाई पर मबनी होंगी? जिम्मेदारों का क्या वाकई तायुन होगा? ये सब सवालात हम उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। चेयरमैन PIA हमारे साथ होंगे। सानिया हवेलियां को 24 घंटे गुजर गए हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी एक आला सतही मीटिंग तलब की थी, जिसमें चेयरमैन PIA भी शामिल थे, DG सिविल एविएशन अथॉरिटी भी शामिल थे और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी शामिल थे। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब भी उसमें शामिल थे और उसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने हिदायत दी कि जल्द अज जल्द तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल की जाए कि सानिया हवेलियां किस तरह से हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है। ना सिर्फ जिम्मेदारों का तायुन किया जाए बल्कि उन्हें सजा भी दी जाए। इस तरह की मीटिंग्स तो होती रहती हैं। इस तरह के सानिहात के बाद अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसे सानिहात कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तहकीकाती रिपोर्टें भी आती हैं, देर से भी आती हैं, जल्दी भी आ जाती हैं। पहले 2 साल पहले एयर ब्लू का सानिया हुआ था, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट भी 2 साल के बाद आई थी और उसमें जिम्मेदारी मुसलसल तमाम की तमाम पायलट पे डाल दी गई थी। अब ये जो सानिया है PK 661 हुआ है, जिसमें 47 कीमती जाने गई हैं, 47 घर उजड़ गए हैं, 47 खानदान बिखर गए हैं। इनके जिम्मेदारों का क्या तायुन हो गया?
क्या ATR 42 उड़ने से पहले ही नाकिस था? इसके किसी पुर्जे में कोई तकनीकी खराबी थी? इसके इंजन में तकनीकी खराबी थी? इंजन में आग कब लगी थी? मसला कहां पर क्रिएट हुआ? ये सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब तो लेने हैं, लेकिन सिर्फ जवाब ही नहीं लेने बल्कि जिम्मेदारों से भी जवाब लेना है और उनका हिसाब भी लेना है। लेकिन ये जवाब कौन लेगा, ये हिसाब कौन लेगा और ये होगा कब? यही सारे सवालात हम कर। और पहले मेरे साथ मौजूद हैं PIA के चेयरमैन आजम सहगल साहब। अस्सलाम वालेकुम आजम सहगल साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, प्रोग्राम के लिए। आपकी बहुत सी मसरूफियात रही हैं कल से मुसलसल, लेकिन सवालात भी बहुत ज्यादा हैं, जिसमें खासतौर पे PIA से, और आप चूंकि चेयरमैन हैं, करता धरता है PIA के, तो आपसे बनते हैं सवालात। आपने ब्रीफ भी किया है प्राइम मिनिस्टर को। आई अंडरस्टैंड कि अभी बहुत प्रिलिमिनरी है ये क्वेश्चन करना, लेकिन अब तक तहकीकात किस सम्त में जा रही हैं? कुछ मालूम हो सका कि हादसा हुआ कैसे? जैसे आपने अभी कहा है कि ये बहुत प्रीमेच्योर स्टेज है, और उसके अलावा जी इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, ये अथॉरिटी जो है, ये हमारे पास वैसे भी PIA के पास नहीं है। ये सिविल एविएशन ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ PIA मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि जो हमारा ये जहाज था, ये हमारे पास 11 ATR थे, और ये जहाज जो है ये 2007 में खरीदा गया, और इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर भी 2007 था। और जो इसकी पिछले चंद महीनों की मेंटेनेंस का रिकॉर्ड वगैरह हमने चेक किया है, इसमें कोई ऐसी इंडिकेशन हमें नहीं मिली कि जहाज एयरवर्दी नहीं था, बल्कि इसका एक A चेक होता है, A एज एन एप्पल, जो एक बड़ा स्ट्रिक्ट टेस्ट होता है, चेक होता है पूरे जहाज का। वो अक्टूबर में हुआ था, एंड इट वाज द एयरक्राफ्ट पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स विद फुल सर्टिफिकेशन। उसके अलावा इसकी इंजन की भी टेस्टिंग, एक इंजन की टेस्टिंग जुलाई में हुई है 2016 में, और एक अभी हाल ही में हुई थी। सो फ्रॉम ऑल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इस जहाज में कोई फनी खराबी या टेक्निकल डिफिशिएंसी नहीं। PIA की तरफ से मैं आपको ये बता सकता हूँ। अब हादसा क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये मैं आपको बिल्कुल जो फैक्ट्स हमें पता है वही बता सकता हूँ, जो मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की कि तकरीबन 4:09 पे इनने रेडार वालों को बताया, पायलट ने, कि इनका एक इंजन जो है वो फेल हो चुका है। और चंद मिनट के बाद, कोई 5-6 मिनट के बाद, उनकी कैप्टन की मे डे की कॉल आई। ऑफ कोर्स ये जो ATR जहाज हैं, ये एक इंजन पर बड़े आराम से क्रूज भी कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है, और ये कोई इमरजेंसी नहीं है बिल्कुल। अगर एक इंजन हो जाता है तो। आजम सहगल साहब, आप टेक्निकल डेफिशिएंसी को नील कह रहे हैं और मेंटेनेंस को सुपर फिट कह रहे हैं, तो PIA को तो आप एक तरह से पहले ही, तहकीकाती रिपोर्ट आने से पहले ही और कोई भी इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही क्लीन चिट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिफोर फ्लाइट तमाम 100% जो मेंटेनेंस थी वो सुपर फिट थी, तमाम चीजें चेक थी, तो ड्यूरिंग द फ्लाइट भी कोई चांस नहीं था किसी चीज के खराब होने का? बिल्कुल, बट इंजन फेलियर जो है ना जी, उसका आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि आपने मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग और उसकी जो सब कुछ है वो बहुत सही तरीके से किया है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, डिफेक्ट कैन अकर ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ कोर्स। उसमें कोई इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस, लैक ऑफ इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस का कोई हाथ नहीं होता। ये बड़ा रेयर केस होता है, इस किस्म का हादसा हो सकता है चलते चलते या उठते उठते जहाज पे। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक इंजन फेलियर हुआ, और उसके बाद उसने कुछ चंद मिनटों के बाद मे डे कॉल दी, और उसके बाद वो साइलेंस हो गया, और जाहिर है कि उस वक्त तक वो जहाज जो है वो टकरा चुका था। ऑल आई कैन टेल यू इज कि जो हमारी साइड है, बोथ द कैप्टन, दो कैप्टन थे जहाज के, हाईली क्वालिफाइड पीपल ऑन ATR फ्लाइंग मेनी आवर्स, मतलब इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन हो ही नहीं सकती किसी कैप्टन की। और जो हमारी इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस के रिकॉर्ड हैं, दे आर स्पॉटलेस,
और उसमें कोई ऐसी ठीक है। इंडिकेशन नहीं है। ठीक है आजम सहगल साहब, आप तमाम तर क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदारों का कहीं ना कहीं तायुन तो होना चाहिए, और सिर्फ तायुन नहीं बल्कि उनको सजा भी होनी चाहिए, उन्हें हिसाब देना चाहिए। इस वक्त मामला ये है कि आपके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि यू आर द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, PIA के आप चेयरमैन हैं। क्या कहेंगे आप इस पे, क्योंकि जिम्मेदार आप हैं इस पूरे इदारे के? ये तो जी मैंने पहली दफा सुना है, और मैं इस पर जरूर गौर करूंगा। अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, बिकॉज देखिए जिम्मेवारी तो मेरी है सारी एयरलाइन की, तो ये बड़ी सोच समझ की चीज करने वाली है, सो इस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आजम सहगल साहब चेयरमैन PIA हमसे बात कर रहे थे, जिम्मेदारी कबूल कर रहे थे, लेकिन चेयरमैन PIA होने के तौर पे कह रहे थे कि चूंकि वो हेड हैं तो डेफिनेटली जिम्मेदारी तो उनकी है, लेकिन फिलहाल कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे अपने इस्तीफे की कि अगर तहकीकाती रिपोर्ट आ जाती है और जिम्मेदार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से कोई खराबी होती है तो फिर चेयरमैन PIA फिलहाल कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे अपने इस्तीफे की। आजम सहगल साहब की बातें तो आपने सुन ली, एविएशन एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस मामले पे क्या कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या मुमकिनात हो सकते हैं कि इस तैयारे हादसे की वजूहात क्या होंगी? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एविएशन एक्सपर्ट शौकत जमशेद, जो कि साबिक सदर हैं सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट एंड इंजीनियरिंग पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम शौकत जमशेद साहब, कैन यू हियर मी? अब शौकत साहब शौकत साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शौकत जमशेद साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शौकत जमशेद मेरे साथ हैं, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट एंड इंजीनियरिंग पाकिस्तान के। उनके सामने हम सवालात रखेंगे कि इंजन में जो खराबी हुई, क्या यह खराबी कितने % चांसेस हैं कि टेक ऑफ से पहले ही डिटेक्ट हो सकती थी, या टेक ऑफ से पहले ही तैयारे में मौजूद थी, या उसके बाद हुई, 20 मिनट के बाद ही तैयारे का बायां इंजन फेल हो गया था। तो क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, क्या मुमकिनात हो सकते हैं, किस वजह से इंजन फेल हुआ होगा, आग कब लगी होगी तैयारे में? शौकत जमशेद साहब क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शौकत जमशेद साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शौकत जमशेद साहब से राबिता नहीं हो रहा है, शायद उन्हें आवाज नहीं जा रही। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि शौकत जमशेद साहब से भी बात करें, और तारिक फजल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ सवालात हुकूमत के सामने भी रखेंगे इस हादसे से मुताल्लिक। जी वेलकम बैक। साने हवेलियां के जिम्मेदारों का तायुन कब होगा, जिम्मेदारों को सजा कब मिलेगी, पाकिस्तान में इस किस्म के फजाई हादसे होना रुकेंगे कब, तहकीकाती रिपोर्ट कब आएगी? इस तरह के बहुत से सवालात हैं जिनके ना सिर्फ लवाहिकीन के वरसा मुंतज़िर हैं बल्कि पूरी कौम मुंतज़िर है। यही सवालात लेके चलेंगे हम हुकूमत की जानिब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक फजल चौधरी साहब, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले ये बताएं कि तहकीकाती रिपोर्ट कितने दिन का टाइम दिया गया है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने भी आज एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की है, कितने दिनों का टाइम दिया गया है तहकीकाती रिपोर्ट के लिए? सबसे पहले तो मगरीदा मैं अपनी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, ये जो बहुत एक अलमनाक हादसा हुआ है जिस पर पूरी कौम जो है वो गमजदा है, इसमें गहरे दुख और रंज का इजहार करूंगा। यकीनन बहुत सारी कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, और बहुत सारे ऐसे नाम, बिलखुसूस जुनैद जमशेद साहब जो पाकिस्तान की पूरी कौम के लिए सुपरस्टार की हैसियत रखते थे, वो और उनकी अहलिया भी इस हादसे में जो है वो शहीद हुए, अल्लाह को प्यारे हुए। DC साहब, DC चित्राल, और उनके साथ उनकी अहलिया और उनकी बेटी, इसी तरह कई और नाम हैं। तो सबके लिए हम बहुत गमजदा हैं, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। जहाँ तक आपने ये कहा कि कितने दिनों में, तो ये एक टेक्निकल सवाल है, और मेरा ये ख्याल है कि इसका जो अभी आप एविएशन के हमारे जो इदारे के मुतलका अफसर थे वही आपको इसका सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ये तहकीकात होती हैं। ये सिर्फ बयानात लेके या ये मौका मुलाहिजा करके तो ये रिपोर्ट दी नहीं जा सकती। इसमें बहुत सारे टेक्निकल पहलू हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो मीटिंग ली है इसमें
जितने भी मुतलका महकमे थे उन सब के अफसरान मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब I totally understand तारिक चौधरी साहब के ब्लैक बॉक्स डीकोड होना है, वॉइस रिकॉर्डर की सारी वो कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन उसको निकाल के रिट्रीव करना है, उसमें कई दिन भी लग सकते हैं, कई हफ्ते भी लग सकते हैं, बट देयर शुड बी अ टाइम पीरियड एटलीस्ट, क्योंकि एयर ब्लू का जो हादसा हुआ था 2 साल लगे थे उसकी तहकीकाती रिपोर्ट को, पूरा पाकिस्तान चीख रहा था कि उसकी रिपोर्ट सामने लाई जाए, लेकिन 2 साल का अरसा लग गया था। तो क्या 2 साल का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा इस तहकीकाती रिपोर्ट के सामने आने का? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज जब सारा दिन यहाँ इस्लामाबाद में जितनी हमारी इमदादी सरगर्मियाँ थीं और जो 47 मैयतें इस्लामाबाद मुंतकिल की गई एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स से, उन तमाम इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से पहले मुझे आज वज़ीर आज़म साहब ने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस तलब किया और उन्होंने मुझसे तमाम प्लान पूछा। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ अस्पताल में क्या अरेंजमेंट है और किस तरह हम मैयतों को रिसीव कर रहे हैं, हम DNA टेस्ट किस तरह कर रहे हैं और लवाकिन जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए हम क्या इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी मुझे डायरेक्शंस दी, उनकी हिदायत के मुताबिक आज वो काम होते रहे। लेकिन ये बात मैंने आपको इसलिए तफसील से बताई कि सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब का दुख, उनका रंज वो देख के और जो उनको कमिटेड थे कि हम बहुत जल्द इसकी तहकीकात करेंगे, कौम के सामने लेके आएंगे और जो जिम्मेदारान है उन्हें हम सजा देंगे। और आप देखें कि वो मुजफ्फराबाद आज गए हुए थे। इसी पर मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। यकीनन वज़ीर आज़म साहब गमगीन होंगे, यकीनन तारिक फजल साहब वज़ीर आज़म साहब गमगीन होंगे, पूरी कौम इसके लिए गमगीन है। और आपने अच्छी बात की है कि जिम्मेदारों का ना सिर्फ तयन होगा बल्कि उनको सजा भी दी जाएगी। एयर ब्लू के हादसे में हमने क्या देखा कि पायलट पे तमाम तर जिम्मेदारी डाल दी गई थी, जो कि पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया था, उसके बाद सब खत्म शुद, किसी जिम्मेदार का तयन नहीं हुआ और 2 साल बाद अब फिर ये सानिया हमें भुगतना पड़ रहा है। 47 कीमती जानें, जुनैद जमशेद का नुकसान, ये कहीं पर भी रिपेयरेबल नहीं है। तो जिम्मेदारों को क्या वाकई सजा मिलेगी या किसी ऐसे पे जिम्मेदारी डाल दी जाएगी जिससे हिसाब किताब इस दुनिया में नहीं किसी और दुनिया में हो रहा होगा? नहीं, मैं जो बात कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज हालांकि मुजफ्फराबाद वो गए, वापस तशरीफ लाए, फौरन उन्होंने ये सारी हंगामी मीटिंग तलब की, तमाम जिम्मेदारान को बुलाया और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस कमेटी में जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी शामिल किया जाए ताकि किसी तरह की भी किसी इदारे को अगर वो जिम्मेदार है, कोई फर्द अगर वो जिम्मेदार है तो उसके साथ रियायत न बरती जाए। और अगर जब तक हम जिम्मेदारान का तयन नहीं करेंगे, उन्हें सजा नहीं देंगे, इस तरह के हादसात होते रहेंगे। ये तो एक हकीकत है और हमें बिल्कुल इस जिम्मेदारी को अदा करना है, क्योंकि ये देखें, ये सिर्फ एक सानिया पूरी कौम के लिए दुख का बायस है, लेकिन जिन 47 खानदानों के हवाले से जो आप भी बात कर रही थी, जो क़यामत टूटी है और जो घर तबाह हुए हैं, उनका नुकसान जो है इर्रिपेयरेबल है, वो ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। तो हमने आइंदा अगर घरों को उजड़ने से बचाना है तो यकीनन जो जिम्मेदारान है उनका तयन करना होगा और उन्हें सजा देनी होगी और हम इसके लिए डिटरमिन्ड है इंशाल्लाह। तारिक फजल चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। तारिक फजल चौधरी साहब वज़ीर आज़म साहब की तरफ से पूरी कौम को पैगाम दे रहे थे कि ना सिर्फ सानिया हवेलियाँ के ज़िम्मेदारों का तयन होगा बल्कि उनको सज़ा भी दी जाएगी ताकि आइंदा इस किस्म का कोई हादसा, कोई वाक़या, कोई सानिया ना हो सके। इसके अलावा ज़िम्मेदारों का तयन होना है पनामा लीक्स के केस में भी, और उसकी ज़िम्मेदारी के तयन के लिए खबरें थीं, गर्दिश कर रही थीं कि कमीशन का क़याम होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज कह दिया है कि वो कमीशन नहीं चाहती बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच से ही फैसला चाहती है। कुछ सवाल सामने रखेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के एक ब्रेक के बाद। हमें एक चीफ जस्टिस के नीचे एक कमीशन बनानी चाहिए। यही 5 मेंबर बेंच ये फैसला करे। हम कमीशन नहीं चाहते। जी, वेलकम बैक। पनामा केस की तहकीकात कमीशन के जरिए हो या सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला सुना दे, ये फैसला तो कल सुप्रीम कोर्ट समाअत में करेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज अपना फैसला सुना दिया है। वो चाहती है कि पनामा के लिए तहकीकाती कमीशन अब ना बनाया जाए और जो 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है, यही बेंच इस केस की समाअत करता रहे और इसका फैसला भी सादर करे। तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ से तब्दीली क्यों इख्तियार की है और मजीद भी सवालात हैं इसी हवाले से जो कि हम करेंगे।
शाह महमूद कुरैशी साहब से, मरकजी रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। शाह साहब, तहरीक इंसाफ का तो केस ही बिल्ड करता था तहकीकाती कमीशन पे। इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली में भी इसका मुतालबा किया था कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। तो आप लोग अपने बुनियादी मुतालबे से ही दस्तबरदार हो गए हैं कमीशन के। हमने जो मुतालबा किया था उस मुतालबे की रूह से 5 रुकनी बेंच ने हमारा केस सुना और पूरे उन्होंने इत्मीनान से सुना और फिर हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुना। हम कल मुतमईन हुए कि हुकूमत के पास कहने को कुछ नहीं है। हुकूमत के जो वकील थे सलमान भट्ट साहब, वो वजीर आजम का दिफा करने में नाकाम हुए। हुकूमत कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट अपनी सफाई में पेश नहीं कर पाई और वो कहते रहे कि जो कुछ हमने देना था वो दे चुके और हमारे पास देने को कुछ है ही नहीं। हमारा ख्याल था कि वो कुछ लाएंगे, पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा तो हमारे पास और है ही कुछ नहीं, 40 साल पुरानी कहानी है, हम कहां से लाएं। और फिर हमने जब कहा कि वजीर आजम की जो तकरीर है और जो फिर आपने यहां अदालत में मौक़िफ़ अपनाया उसमें तजाद है, तो हमने कहा कि जी ये तो सियासी तकरीरें हैं। तो हम इस नतीजे में पहुंचे तो क्या आप कौम के साथ, पार्लियामेंट के साथ सियासत कर रहे थे? हम समझते हैं कि हमारा नुक्ता नजर बड़ा वाज़ी हो गया, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ी हो गया। जो 3 सवाल जस्टिस खोसा ने उठाए थे, एक भी सवाल का मुनासिब जवाब नहीं मिल सका, जवाब देने को कुछ नहीं था। हमारा मौक़िफ़ सामने आ गया, अदलिया के सामने सब कुछ वाज़े हो गया है। हमारी राय में, हमारी मशावरत में आज ये तय हुआ कि मजीद कमीशन की जरूरत नहीं है और हम कल हमने अपने वकील को, बुखारी साहब को, नईम बुखारी साहब को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो पार्टी का मौक़िफ़ हुकूमत अदलिया के सामने, बेंच के सामने पेश कर देंगे और हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम कमीशन नहीं चाहते। शाह साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने आज अपनी इस फैसले को सुनाते हुए कही है। एक तो उन्होंने कहा कि कमीशन नहीं चाहती तहरीक इंसाफ, दूसरा उन्होंने कहा कि यही बेंच फैसला करे, यही 5 रुकनी बेंच। चीफ जस्टिस साहब तो 30 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। गोया तहरीक इंसाफ 30 दिसंबर से पहले फैसला चाहती है क्योंकि खान साहब ने बार बार कहा कि यही 5 रुकनी बेंच फैसला करे। हम समझते हैं कि जो हकायक सामने आ चुके हैं, चीफ जस्टिस साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले अगर डे टू डे हियरिंग करें तो फैसले कर सकते हैं या फैसला करने की उनमें सलाहियत इस बेंच में मौजूद है। ये हमारा मौका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी पनामा केस पे बात कर रहे थे क्योंकि समाअत कल भी होनी है तो कल के प्रोग्राम में भी इस पे बात करेंगे। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे हुमायूं जमशेद साहब ने, जो कि जुनैद जमशेद साहब के भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं जमशेद साहब, सबसे पहले बहुत बहुत ताज़ियत, जो आपका नुकसान हुआ है, ना सिर्फ आपका बल्कि पूरी कौम का नुकसान हुआ है जुनैद जमशेद के जाने से। समझ नहीं आ रही कि आपसे इस मौके पर सवाल किया जाए। बहुत मुश्किल है कोई भी सवाल आपसे करना, लेकिन क्या कहेंगे आप इस सानहे पे, खासतौर पे इसकी तहकीकात के हवाले से? हुमायूं जमशेद साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हुमायूं जमशेद साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जुनैद जमशेद साहब के भाई हुमायूं जमशेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हुमायूं जमशेद साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे घर समझा देना। हुमायूं साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हुमायूं साहब, आप इस वक्त ऑन एयर हैं, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा लाइन मिलाइएगा जी हुमायूं जमशेद साहब को। हमारे साथ हैं जुनैद जमशेद साहब के भाई, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि तहकीकात के हवाले से ये क्या कहते हैं और इस सानहे के हवाले से इनका क्या कहना है, क्योंकि पूरी कौम इनको सुनना चाहती है। हुमायूं जमशेद साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
हुमायूं जमशेद साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे हो गए हैं सानिया हवेलियां को और जुनैद जमशेद साहब का डीएनए सैंपल के लिए, डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल हुमायूं जमशेद साहब का भी लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं जमशेद साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या हाल चाल है आपके? जी बस हाल चाल का क्या कहना है। सबसे पहले तो आपसे बेइंतहा ताज़ियत है, जो आपका नुकसान है वो पूरी कौम का नुकसान है। बहुत मुश्किल है इस वक्त आपसे कुछ भी सवाल करना, लेकिन क्या कहेंगे आप इस सानहे पे, खासतौर पे सानहे की तहकीकात के हवाले से? बस ये देखें तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तभी हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की तरफ से भेजे गए अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। और मैं आज गया था, डीएनए टेस्ट वगैरह मैंने दे दिया है, लगेंगे सब ऐसे है। और ये होता है कि जो